शुरुआत करते हैं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता से जुड़ी हालिया पहल से। सरकार ने 11 सदस्यीय समिति बनाई है जो भ्रामक विज्ञापनों और स्कूलिंग सिस्टम की खामियों की समीक्षा करेगी। क्या यह कदम शिक्षा के व्यावसायीकरण पर लगाम लगा सकता है? बिल्कुल, ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। कोचिंग इंडस्ट्री भारत में करीब 58,000 करोड़ की है और कई बार ये संस्थान चयनित सफलता कहानियां दिखाकर भ्रम पैदा करते हैं। समिति का फोकस स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कोचिंग पर निर्भरता कम करने पर रहेगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कोचिंग सेंटर छात्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर स्कूलों की खामियों के चलते कोचिंग की आवश्यकता बढ़ी है। इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है? यदि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मूल्यांकन और मार्गदर्शन की व्यवस्था हो, तो कोचिंग की जरूरत अपने आप घटेगी। फिनलैंड जैसे देशों में स्कूलिंग इतना मजबूत है कि कोचिंग कल्चर ही नहीं है। भारत में भी इसी दिशा में यह समिति सुझाव देगी। अब बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर, जहां स्कूल फीस में 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। खासकर प्री प्राइमरी स्तर पर फीस 2 लाख तक पहुंच गई है। क्या यह डिजिटल अपग्रेडेशन की आड़ में हो रहा है या वाकई लागत बढ़ी है? आंकड़े बताते हैं कि कई स्कूल डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाओं के नाम पर फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि इनका असल खर्च इतना अधिक नहीं है। प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन बिल अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिससे अभिभावक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या अन्य राज्यों में इस तरह का बिल लागू है और उसके क्या प्रभाव देखे गए हैं? महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में फीस रेगुलेशन एक्ट लागू है, जिससे फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगी है। तेलंगाना में भी यदि नियमन लागू होता है तो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे अभिभावकों का विश्वास बहाल हो सकता है। एक और बड़ी खबर, 2024 में पहली बार साइंस स्ट्रीम में लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा पास किया। इसे सामाजिक बदलाव या सरकारी योजनाओं का असर माने? दोनों पहलू अहम हैं। सीबीएस की उड़ान और विज्ञान ज्योति जैसी योजनाओं ने छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी स्टेम के प्रति जागरूकता आई है, जिससे लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन क्या असली चुनौती उच्च शिक्षा और करियर में बराबरी है या सिर्फ स्कूल स्तर पर सुधार हुआ है? ये शुरुआत जरूर है, लेकिन अब आवश्यकता है कि इसी रफ्तार से कॉलेज और रिसर्च में भी लड़कियों की भागीदारी बढ़े। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टेम में महिला प्रोफेशनल्स की संख्या सिर्फ 14% है, जिसे बढ़ाना जरूरी है। अब बात करते हैं अपसी के प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म की, जो इंटरव्यू तक पहुंचे 10,000 अभ्यर्थियों को निजी कंपनियों से जोड़ता है। इससे सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? यह वाकई गेम चेंजर है। हर साल लाखों छात्र एफसीसी की तैयारी करते हैं, लेकिन चुनिंदा ही चयनित होते हैं। प्रतिभा सेतु के जरिए निजी क्षेत्र को ऐसे कुशल, अनुशासित और जनरलिस्ट युवाओं की जानकारी मिलती है, जो विभिन्न भूमिकाओं में फिट हो सकते हैं। क्या इससे सरकारी नौकरियों का आकर्षण कम होगा या निजी क्षेत्र की गुणवत्ता बढ़ेगी? ये दोनों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ छात्रों के लिए विकल्प बढ़ते हैं, दूसरी ओर कंपनियों को प्रशिक्षित प्रतिभा मिलती है। सिंगापुर और यूके में भी ऐसी स्कीमें सफल रही हैं, जिससे प्रतिभा का समुचित उपयोग हुआ है। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 123वां स्थान पाया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। भारत के 54 संस्थान सूची में हैं। क्या यह वाकई गुणवत्ता में सुधार का संकेत है? यह उपलब्धि काफी प्रेरक है, लेकिन रैंकिंग्स में रिसर्च आउटपुट, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात और इंटरनेशनलाइजेशन जैसे पैरामीटर भी शामिल होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को अब रिसर्च सहयोग और नवाचार पर और ध्यान देना होगा। क्या रैंकिंग सुधारने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है या और भी पहलुओं पर काम करना जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फैकल्टी ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाली नीतियां भी जरूरी हैं। चीन और सिंगापुर जैसे देशों ने इसी मॉडल से अपने विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। चंडीगढ़ ने लगातार तीसरे साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया है। इसका क्या राज है और बाकी राज्य इससे क्या सीख सकते हैं? पीजीआई में शिक्षक छात्र अनुपात, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक दक्षता को मापा जाता है। चंडीगढ़ के स्कूलों में प्रति 30 छात्रों पर एक शिक्षक है। स्मार्ट क्लासरूम और नियमित प्रशिक्षण से गुणवत्ता बनी रहती है। क्या इस मॉडल को बड़े राज्यों में भी अपनाया जा सकता है, जहां छात्र संख्या बहुत अधिक है? जरूर, लेकिन इसके लिए चरणबद्ध योजना, बजट और सख्त मॉनिटरिंग जरूरी है। केरल और दिल्ली ने भी इसी तरह की पहलें कर कुछ जिलों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में पहली बार राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो रहा है। 270 स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप मिले हैं। यह सर्वे क्या बदलाव ला सकता है? यह सर्वे बहुत जरूरी था। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की कमी के चलते छात्रों की प्रगति बाधित होती थी। अब डाटा के आधार पर नीतियां बनेंगी, जिससे बेहतर भवन, लैब और शिक्षकों की नियुक्ति संभव होगी। क्या ऐसी पहलें शहरी ग्रामीण शिक्षा अंतर को कम कर सकती हैं? अगर क्रियान्वयन सख्ती से हो तो निश्चित ही अंतर घटेगा। ब्राजील और इंडोनेशिया ने इसी तरह के बोर्डिंग स्कूल मॉडल से ग्रामीण शिक्षा में सुधार किया है, जिससे ड्रॉप आउट दर घटी और परीक्षा परिणाम बेहतर हुए। आइस बोर्ड ने बर्थडे सेलिब्रेशन में चॉकलेट, टॉफी प्रतिबंधित किए हैं। क्या इससे बच्चों के स्वास्थ्य व्यवहार में सचमुच सुधार आएगा? लंबे समय तक मीठे और जंक फूड से बच्चों में मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। यदि स्कूल स्तर पर ही स्वस्थ विकल्प प्रोत्साहित किए जाएं, तो बच्चों और अभिभावकों के व्यवहार में बड़ा फर्क आ सकता है। क्या ऐसी पहलों का असर शैक्षिक प्रदर्शन पर भी पड़ता है? जी हाँ, कई रिसर्च से साबित हुआ है कि स्वास्थ्यपूर्ण पोषण से ध्यान, याददाश्त और एकाग्रता बेहतर होती है। यूरोप के देशों में स्कूलों में हेल्दी स्नैक्स अनिवार्य हैं, जिससे शैक्षिक प्रदर्शन में भी सुधार देखा गया है। उत्तर प्रदेश की अभ्युदय कोचिंग अब ब्लॉक स्तर तक विस्तारित की जा रही है। इस साल 23,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका ग्रामीण युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? यह पहल शिक्षा में समावेशिता लाने के लिए अहम है। दूरदराज इलाकों में रिटायर्ड शिक्षकों की मदद से भौतिक कक्षाएं शुरू होंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। क्या इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रामीण छात्रों की सफलता दर बढ़ेगी? बिल्कुल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ऐसी ही योजनाओं से स्पष्ट है कि यदि मार्गदर्शन और संसाधन समान हो तो ग्रामीण छात्र भी नीट या अप्सा जैसी परीक्षाओं में शहरी छात्रों के बराबर प्रदर्शन कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मिलकर भारत के सेल्फ ड्राइविंग इकोसिस्टम को विकसित कर रहे हैं। टाइहैन टेस्ट बेड इसके लिए कैसा मंच प्रदान करता है? टाइहैन टेस्ट बेड स्वायत्त वाहनों की टेस्टिंग, डेटा एनालिटिक्स और स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिहाज से अनूठा है। इसमें सेंसर नेटवर्क, सिग्नलिंग और एआई आधारित सिमुलेशन की सुविधा है, जो भारत में पहली बार इतनी व्यापकता से उपलब्ध है। क्या भारत में सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के लिए आधारभूत संरचना तैयार है? यह शुरुआत है, लेकिन सड़कों की विविधता और ट्रैफिक पैटर्न को देखते हुए भारतीय संदर्भ में टेक्नोलॉजी को अनुकूलित करना बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसी साझेदारियों से स्थानीय समाधान विकसित होंगे, जिससे भविष्य में सुरक्षित स्वायत्त वाहन संभव होंगे। अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस अनिवार्य किया है। इससे छात्रों की निजता और अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह नीति सुरक्षा के लिहाज से लागू की गई है, लेकिन इससे अभ्यर्थियों की निजता पर सवाल खड़े होते हैं। 2024 में 17% छात्रों के वीजा आवेदन सोशल मीडिया असंगतियों की वजह से खारिज हुए। क्या यह कदम सही है या छात्रों के लिए अनुचित बाधा? इसका संतुलन जरूरी है। सुरक्षा की जरूरत को समझते हुए छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डेटा सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कई यूरोपीय देशों ने निजता कानूनों के तहत ऐसी प्रक्रियाओं को सीमित किया है।